Hello friends, today we will cover the chapter 5 of the class 9 NCERT. The topic name is Fundamental Unit of Life. These video series are made for the aspirants who are preparing for the UPSC and the state PCS and all other examinations which require the basic understanding from the NCERT books. So all the statements of these videos are taken from the NCERT books. इस वीडियो में जो भी नोट्स बनाए गए हैं वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, कोई अदर सोर्स इसमें मिक्स किया हुआ नहीं है। तो आप इसको एज ए नोट रेफ़र कर सकते हैं किसी भी हायर एग्जामिनेशंस के लिए और अदर एग्जामिनेशन के लिए भी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट बिल्डअप आप क्वेश्चंस अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो उसको सॉल्व करने में आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो जो भी बेसिक है वो जनरली किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी को ही रेफ़र किया जाता है। तो एनसीईआरटी को पढ़ना आपके लिए मस्ट है। विदाउट एनसीईआरटी आप किसी अदर सोर्स से आप किसी भी एग्ज़ाम का अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप पिछले वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं, उसमें फर्स्ट चैप्टर से कवर किया गया है और अभी इस वीडियो में चैप्टर 5 को कवर किया जाएगा। पहले इस यूनिट में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। सेल्स वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ल्यूएन हॉक 1674 डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम। रॉबर्ट हुक ने सेल्स का डिस्कवरी किया था, लेकिन वो डेड सेल्स थे, लेकिन लिविंग सेल्स का जो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी हुआ था वो ल्यूएन हॉक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। तो न्यूक्लियस जो सेल में होता है उसका डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 में। पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। जो सेल में फ्लूइड सब्सटेंस पाए जाते हैं उसको पहला टर्म प्रोटोप्लाज्म के द्वारा संबोधित किया गया था परकिंजे द्वारा 1839 में। बाद में इसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहता है दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट स्लेडन एंड स्वान। 1940s में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ, जिसके मदद से सेल और ऑर्गेनेल्स के कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में मदद मिली। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो इसको दो पार्ट में कवर करेंगे। अगर इसको कंटिन्यू एक वीडियो में बनाएंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। ए सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म एज इन एमाइबा, पैरामोशियम, क्लेमिडोमोनास, some bacteria. These organisms are called unicellular organisms. कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एमाइबा हो गए, पैरामोशियम हो गए, क्लेमिडोमोनास, सम बैक्टीरियाज, ये एक ही सेल के बने होते हैं और सारा इनका फंक्शन एक ही सेल से कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑन द अदर हैंड मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी and assume different function in it to form various body parts in the multicellular organisms such as some fungi, plant and animals. कुछ ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक से अधिक सेल्स के बने होते हैं और हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। इसके एग्जांपल्स हैं फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। फंक्शन के अनुसार इनका शेप एंड साइज होता है। ईच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन दिस सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम दिस सेल एंड सो ऑन। हर एक सेल का अलग अलग फंक्शन है। कुछ का काम है नया मटेरियल का फॉर्मेशन करना या वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना, और भी बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। ए सेल इज़ एबल टू लिव and perform all its functions because of these organelles. These organelles
together constitute the basic unit called the cell. तो सेल्स में काफ़ी तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और इन्हीं ऑर्गेनेल्स के द्वारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के फंक्शन कैरी किए जाते हैं। तो कहा जा सकता है कि ऑर्गेनेल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। किसी भी सेल का एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो सभी सेल में पाए जाते हैं, तो उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। दिस इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है सेल का, जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट को उसके आउटसाइड के इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। एज ए इसको बाउंड्री मान सकते हैं आप सेल का। द सेल मेम्ब्रेन इज परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो पोरस टाइप होता है और अलाउ करता है कुछ लिक्विड और गैसेज टू पास थ्रू इट। सब सब्सटेंसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन टाइप के गैसेज सेल मेम्ब्रेन से पास होते हैं। अगर यदि एनवायरनमेंट में हायर कंसंट्रेशन में ये गैसेज मौजूद हैं तो उनका मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड ऑफ द सेल मूवमेंट होगा, और यदि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल से बाहर की ओर इसका मूवमेंट होगा। डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो डिफ्यूजन प्रोसेस से ही गैसेज का एक्सचेंज होता है। सेल्स के अंदर भी ये होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस, और सेल और जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है इसके बीच में भी डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही एक्सचेंज होता है। वाटर आल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो अगर गैसेज के जगह अगर वाटर का मूवमेंट हो रहा है इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर का भी मूवमेंट गैसेज की तरह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। आगे देखते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होता है, तीनों में क्या डिफरेंस है इसको देखते हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल। अगर सेल के चारों तरफ जो सराउंडिंग है उसमें हायर वाटर कंसंट्रेशन है और सेल में लोअर कंसंट्रेशन है, तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो ये एनवायरनमेंट से या सराउंडिंग से वाटर इंटर करेगा सेल में, क्योंकि सेल के अंदर लोअर कंसंट्रेशन है, तो सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। सेल गेन करता है वाटर और इससे ये स्वेल हो जाता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ऐसा मीडियम होता है कि सेल के अंदर से ज़्यादा वाटर का कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज़्यादा होता है, तो ऐसे ही मीडियम को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होता है कि वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर भी और आउटसाइड भी इक्वल होता है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है वाटर का। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल एंड सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और सराउंडिंग में कम होता है, तो इससे सेल के अंदर का जो वाटर है आउटसाइड की तरफ मूवमेंट करता है, जिससे सेल श्रिंक हो जाता है। डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ द गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ ए सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होते हैं और लिपिड्स के बने हुए होते हैं। एक इम्पोर्टेंट टर्म है एंडोसाइटोसिस। तो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आल्सो इनेबल्स द सेल to engulf in food and other material from its external environment. This process is known as endocytosis.
तो जो सेल मेम्ब्रेन की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इसके कारण ये आउटसाइड में एनवायरनमेंट में अगर कोई फूड है या कोई मटेरियल है तो उसको ये इनगल्फ कर सकता है। तो इसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट फीचर जो सेल का है वो है सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट सेल में पाए जाते हैं और एक ये रिजिड आउटर कवरिंग होता है। सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज का बना होता है, और जैसा आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये भी एक कवरिंग होती है, लेकिन वो परमिएबल होता है और वो लिपिड्स का बना रहता है। और सेल वॉल जो बना होता है वो सेल्यूलोज का होता है और ये रिजिड होता है एंड लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल्यूलोज इज ए कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ये प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है। व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomenon is known as plasmolysis. इसमें ये बताया गया है कि यदि लिविंग प्लांट सेल की बात की गई है, अगर वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस के थ्रू तो इसका सेल श्रिंक हो जाता है और इसका सेल वॉल से एक दूरी बन जाती है। Only living cells are able to absorb water by osmosis. Cell wall permits the cells of the plant, fungi and bacteria to withstand very dilute, higher water concentration external media without bursting. इसमें बताया गया है कि यदि सेल के सराउंडिंग में हायर वाटर कंसंट्रेशन है, मीन्स वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया है, तो सेल के अंदर जो वाटर का मूवमेंट होगा तो सेल स्वेलअप होगा लेकिन बर्स्ट नहीं होगा। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है सेल वॉल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस सेल है न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस हैज़ ए डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जैसा सेल का एक मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग होती है, ऐसे ही न्यूक्लियस का भी एक मेम्ब्रेन होता है जो कि डबल लेयर्ड होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज़ पोर्स which allows the transfer of the material from inside the nucleus to its outside. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में काफ़ी पोर्स होते हैं जिसके द्वारा इसके अंदर का जो मटेरियल है वो बाहर ट्रांसफ़र होता है। बाहर मीन्स सेल के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है, और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स विच आर विजुअल एज रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स ओनली व्हेन दिस सेल इज अबाउट टू डिवाइड। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ DNA molecules. Chromosomes are composed of DNA and protein. Functional segments of the DNA are genes. क्रोमोसोम्स में इंफॉर्मेशन होते हैं जो कैरी होते हैं पेरेंट्स से टू नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, और ये DNA के फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो DNA और प्रोटीन के बने होते हैं। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ DNA जो हैं वो जीन्स कहलाते हैं। इन ए सेल विच इज़ नॉट डिवाइडिंग, दिस DNA इज़ प्रेजेंट एज ए पार्ट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल. Chromatin material is visible as a entangled mass of the thread-like structures. Whenever this cell is about to divide, the chromatin material gets organized into chromosomes. जिन सेल का डिवीज़न नहीं हो रहा है तो उसमें जो DNA होता है वो क्रोमेटिन मटेरियल के एज ए पार्ट के रूप में प्रेजेंट रहता है, और जब सेल डिवाइड होता है तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो ऑर्गेनाइज हो जाता है क्रोमोसोम्स के रूप में। In some organisms like bacteria, the nuclear region may be poorly defined due to the absence of the nuclear membrane, such as undefined nuclear region containing only nucleic acid is called nucleoid. तो कुछ बैक्टीरियाज हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, तो इन अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन में न्यूक्लिक एसिड ही पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। Such organisms whose cells lack a nuclear membrane are called prokaryotes,
ऑर्गेनिज्म्स विथ सेल्स हैविंग ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिस ऑर्गेनिज्म्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते उसे प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिस ऑर्गेनिज्म्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाए जाते हैं उसे यूकैरियोट्स कहते हैं। प्रोकैरियोट सेल्स आल्सो लैक मोस्ट ऑफ द अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन द यूकैरियोट सेल्स। तो इसमें प्रोकैरियोट सेल्स में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी नहीं पाए जाते जो कि यूकैरियोट सेल्स में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट कंटेन मेनी सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में सेल का फ्लूइड कंटेंट होता है, इसमें सेल के ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। द सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स। तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये भी मेम्ब्रेन के थ्रू ही प्रोटेक्टेड रहते हैं। इन प्रोकैरियोट्स beside the absence of a defined nuclear region, membrane bound cell organelles are also absent। इसमें ये बताया गया है कि प्रोकैरियोट्स में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होते और जो सेल के ऑर्गेनेल्स उनके जो मेम्ब्रेन है वो भी एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी उसके मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, लाइजोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।